शाम के 7 बज गए हैं। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। तरक्की की बयार में बह रहे कश्मीर में इन दिनों टारगेट किलिंग का शोर है और इसी टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों का आक्रोश है। मगर इसी टारगेट किलिंग के बहाने सियासत भी घनघोर हो रही है। कभी कश्मीर का मुस्तकबिल तय करने वाले चेहरे आज सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भी बेकसूरों की हत्याएं बंद क्यों नहीं हो रही हैं, तो उन्हें मुकम्मल जवाब भी दिया जा रहा है। यह कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं तो काली कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पूतनी। कश्मीर की चट्टानों पर जब दिखते हैं बेकसूरों के लहू के निशान तो दिल तड़प जाता है। कश्मीर की वादियों में आतंकियों की गोली से जब गूंजती है किसी भी गैर कश्मीरी की कराह तो लहू में जमने लगता है दर्द का थक्का और गूंजती है आवाज कि धरती की जन्नत को जहन्नुम बना देने वाले भेड़ियों का खात्मा कब होगा। सरकार कहती है कि हो के रहेगा, मगर सरकार के विरोधी राजनीति का खेल खेलते हैं और कहते हैं ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। सर, टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है सर। अभी भी कल 2 दिन पहले जो है कश्मीरी पंडित। यह कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं ये कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर फटेद बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि ये हत्याएं नहीं रुकेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला टारगेट किलिंग की आड़ में आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि बताइए 370 हटने के बाद भी हत्याएं क्यों हो रही हैं। मगर फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जवाब देते हैं। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं तो काली कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पूतनी के लिए। लेकिन आज जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं कि जिन लोगों ने इस सूबे को लंबे समय तक चलाया है, ये लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि 1998 ईस्वी के गांदरबल में बंधामा में 26 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी। कौन था उस समय? 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की हत्याएं हुई थी। 4 दिन पहले पूरन भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित मारे गए थे। पूरन की हत्या के आरोप में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के हाइब्रिड आतंकी इमरान बशीर को पकड़ा था। इमरान बशीर के सहारे पुलिस बाकी आतंकियों तक पहुंचना चाहती थी, इसीलिए उसकी निशानदेही पर आतंकियों को पकड़ने पहुंची। पुलिस की माने तो आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में आतंकियों की गोली इमरान बशीर को लगी और उसकी मौत हो गई। अब महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर ये सब करा रही है। महबूबा मुफ्ती इमरान बशीर की मौत की जांच कराना चाहती है। हम चाहते हैं ये जो इमरान गनाई जिसको हाइब्रिड मिलिटेंट के शक पे पकड़ के कस्टडी के अंदर ये बताया गया कि उसको मिलिटेंटों ने मारा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि भाई ये वाकया क्या हुआ। क्या वाकई पुलिस कस्टडी के अंदर मिलिटेंट अंदर घुस के कस्टडी में आदमी को मार सकता है? कहीं ये खुदा ना खास्ता जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये कैच एंड किल पॉलिसी तो नहीं है। मगर मनोज सिन्हा पलटवार करते हैं। वो आंकड़े बताते हैं और कहते हैं कि कश्मीर में पुराना इकोसिस्टम हर हाल में ध्वस्त किया जाएगा। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है। यह सच है कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन यह भी सच है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही है।
मनोज सिन्हा जो कह रहे हैं, आंकड़े उसकी तस्दीक करते हैं। 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई, यानी आर्टिकल 370 हटने से पहले 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। ये आंकड़े महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को आईना दिखाने वाले हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाती हैं। ये भी खदशा है कि जो गुजरात के इलेक्शन नजदीक आएंगे, हिमाचल के इलेक्शन नजदीक आएंगे, यहाँ इस किस्म का जो है माहौल और भी बिगाड़ा जाएगा, ताकि जो हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी खेल रही है उनको ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले। किसे नहीं मालूम कि कश्मीर को अगर बारूदी माहौल से अलग करना है, हिंसा से जुदा करना है, तो कश्मीर में विकास की झेलम बहानी होगी, तरक्की की रावी में कश्मीरियों को तैराना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि विकास की दौड़ के बीच कुछ ऐसे इंतजाम भी जरूर करने होंगे जो टारगेट किलिंग पर लगाम लगा सके। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। कश्मीर में टारगेट किलिंग और आर्टिकल 370 पर बहस तो चलती रहेगी, मगर कांग्रेस में अध्यक्ष पद वाली बहस खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने थरूर को बड़े अंतर से हराया है और इस तरह 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से मुक्त हो गई है। अब खड़गे को देखना है कि वो पार्टी को कैसे आगे ले जाते हैं, क्योंकि खड़गे के सामने चुनौतियों का अंबार है। बड़े दिनों के बाद कांग्रेस के खेमे में ऐसी खुशियां देखने को मिली हैं, जब कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि 24 बरस बाद कांग्रेस में कोई गैर गांधी चेहरा अध्यक्ष बना। बहुत बड़ी बात है, पर नतीजों के बाद यहाँ पे आप देखें किस तरह से कांग्रेस पार्टी में एक अलग तरीके का जश्न देखने को मिल रहा है। और ये वो वक्त है जब लगातार राहुल गांधी, उधर देखिए आप पटाखे भी छूट रहे हैं, और कांग्रेस दफ्तर में इस तरह की तस्वीर बहुत दिनों बाद आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे तमाम नेतागण अब आने शुरू हो गए हैं। और वो तस्वीर आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो तस्वीर लेके तमाम जो कार्यकर्ता है वो आए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने शशि थरूर चुनाव लड़ रहे थे। सबको उम्मीद यही थी कि खड़गे ही चुनाव जीतेंगे, मगर सवाल ये भी था कि थरूर को कितने वोट मिलेंगे। तो फाइनल गिनती जब खत्म हुई तो खड़गे के हिस्से आए 7,897 वोट, मगर 1,072 वोट थरूर भी बटोर ले गए। 416 वोट खारिज हो गए। कहा जा रहा है कि इसमें कई लोगों ने बैलेट पत्र पर राहुल गांधी का नाम लिख दिया था। जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में सबसे बड़ा दलित चेहरा है। उन्हें कमान तो मिल गई, मगर उनके सामने चुनौतियों का अंबार है। पार्टी की अंदरूनी कल है, गुजरात और हिमाचल का चुनाव, राजस्थान की रार और 2024 का चुनाव। खड़गे कैसे संभालेंगे ये देखना होगा। देश एक तानाशाही की सनक की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता। हमें इकट्ठे होकर इन विनाशकारी ताकतों को हराना है। पार्टी के सभी दोस्तों को संसद से सड़क तक लड़ना होगा। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने भी खड़गे की जीत पर खुशी जताई और इसे साफ सुथरा शानदार चुनाव कहा। Everybody asked the question about elections with Congress Party, and I am proud that the Congress Party has had a open, transparent election. Why is nobody interested in elections in other parties? मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर ने भी बधाई दी। आज निर्णय लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारा
नया अध्यक्ष होगा। मैं खबर सुन के उनके घर गए और उनको मेरी बधाई सुना दी। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है, और मैं खुश हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को एक नया अध्यक्ष के लीडरशिप और के नेतृत्व और गाइडेंस से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। खड़गे की विजय का शंखनाद हुआ तो कांग्रेस नेताओं का जत्था खड़गे के घर की ओर मुड़ गया। सोनिया गांधी प्रियंका के साथ खड़गे को बधाई देने पहुंची। देख रहे हैं कि किस तरह से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा जो है वो यहाँ पे नजर आ रही है, और यहाँ पे सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पे नजर आ रही है। और लगातार कांग्रेस पार्टी के नारेबाजी आप सुन सकते हैं, किस तरह से जोर से नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया ने खड़गे से कहा कि उन्हें इस पल का बेसब्री से इंतजार था। सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बधाई देने के बाद निकलते हुए ये वो वक्त है जब आप सोनिया गांधी जो पार्टी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही, अब वो पूर्व अध्यक्ष हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हो गए। यहाँ पे सोनिया गांधी निकलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से अपने आप में इसके कई सियासी मायने हैं। जैसे सोनिया खुश थी, ठीक वैसे ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी खुशी जाहिर की। 8,000 लगभग वोट मिला है, 1,000 थरूर साहब को मिला है। दोनों इस बात पर सहमत हुए कि चुनाव बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक हुआ है। अब 90% के आसपास लोग जब एक तरफा फैसला ले तो इसका मानना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ एक तरफा निर्णय है। 50 साल के अनुभव को, ईमानदारी को, कार्यदक्षता संपन्न होने के बाद कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी, और उनका जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ कांग्रेस उनको मिलेगा। खुले माहौल में चुनाव हुआ, सबने अपने मतदान किया, और इस प्रकार का चुनाव किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कराया नहीं है, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी से लोगों को। खड़गे से पहले अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदारों में अशोक गहलोत का नाम था। आज वो भी खड़गे को बधाई देने पहुंचे। सोनिया गांधी जी आई थी मैडम, अभी कितनी खुश थी वो, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे इसी दिन का इंतजार था नए अध्यक्ष कब बने। तो आप सोच सकती हो कि हम सब बहुत खुश हैं। तो कांग्रेस में खड़गे के नाम की खुशियां छलक रही हैं, लेकिन जिस तरह से शशि थरूर खेमे ने परिणाम के पहले चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर चिट्ठी लिखी, क्या वो विवाद भी आगे गहराएगा या यहीं से खत्म हो जाएगा? दिल्ली से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब गुजरात की, जहां पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है। गुजरात पर तोहफों की बारिश हो रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी स्कूल को मुद्दा बनाकर मैदान पर है, जो दिल्ली के स्कूलों का हवाला देकर गुजरात के स्कूल सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। चुनावी मौसम में पीएम मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर निकले तो अपने साथ तोहफों का पिटारा लेकर पहुंचे। डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया, कई योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अभियान की शुरुआत की। आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, ये बच्चों के जीवन, उनकी शिक्षा में व्यापक बदलाव का भी अभियान है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी ने गांधीनगर के अडालज में उन स्कूली बच्चों के बीच भी पहुंचे जिन्हें स्मार्ट बोर्ड और लैपटॉप पर पढ़ाया जा रहा था। पीएम मोदी स्कूली बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे। बच्चों के बीच बैठकर पीएम मोदी ने न सिर्फ उनसे बातें की, बल्कि स्मार्ट बोर्ड पर एक लेसन भी देखा। प्रधानमंत्री ने आप लोगों से क्या बातचीत की, क्या कहा उन्होंने? उसने मुझे कहा कि तुम खाते नहीं क्या,
फिर मैंने कहा मैं तो खाता हूँ। जब इन्होंने कहा कि खाते हैं, प्रधानमंत्री ने पूछा कि खाना नहीं खाते, तो आपने क्या जवाब दिया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे? प्रधानमंत्री ने इसको पूछा था कि आप खाते नहीं है, पसी फिर इसने कहा कि मैं तो खाता हूँ। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तेरा दोस्त है ना, वही सब खा जाता होगा और आपको नहीं मिलेगा। ऐसा प्रधानमंत्री ने हमको अच्छे हंसते हंसते बात की। गुजरात में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा का अभियान शुरू किया गया है। पीएम मोदी ने गुजरात के सरकारी स्कूलों में किए गए काम को लेकर बीजेपी की पीठ थपथपाई। इन 2 दशकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है। इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए। उधर स्कूल पर बीजेपी को घेरने वाली आम आदमी पार्टी को गुजरात के स्कूलों की हालत ठीक नजर नहीं आ रही। उसे गुजरात में बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराता दिख रहा है। 27 साल से भाजपा का शासन है गुजरात में। 27 साल से भाजपा सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। तो हमें करना आता है और हम भी इसी देश के लोग हैं। तो आज मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा में इंटरेस्ट दिखाया, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि सर हमें स्कूल ठीक करने आते हैं, हमारे उपयोग कीजिए, हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। 48,000 स्कूल में से 32,000 स्कूल बहुत बुरी हालत में, और मैं मैपिंग करा के बोल रहा हूं कि एक एक स्कूल की हमारी टीम ने मैपिंग की है गुजरात के। 32,000 स्कूल 48,000 में से बहुत बुरी हालत में, और 18,000 तो ऐसे हैं जिनमें बैठने के लिए कमरे तक नहीं है। गुजरात के सियासी मैदान में उतरने के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि स्कूलों की हालत बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। बहरहाल अभी गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर पार्टी ने अपना सियासी मैदान दुरुस्त करने में लग चुकी है। जहां गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ स्कूल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अहमदाबाद से गोपी घंघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान बाकी है, तो वहीं हिमाचल में चुनाव के ऐलान के साथ हर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि सियासत के बाद अब बात एक चौंकाने वाली खबर की भी करते हैं, क्योंकि बिहार में एक आईपीएस की ऐसी करतूत सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। पुलिस अधिकारी को अब उसी की तलाश है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए क्या है ये पूरा मामला। हेलो, मैं चीफ जस्टिस बोल रहा हूं। सिर्फ इस एक कॉल ने पूरे बिहार की पुलिस का नाम और नाम दोनों ही कटवा दिए। ये ऐसी कॉल थी जिसने बिहार पुलिस की सारी चाल और ढाल दोनों ही बदल कर ऐसा चमत्कार किया, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि ऐसा घनघोर चमत्कार सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। असल में ये कॉल सरासर नकली थी, मगर इसके पीछे थे असली चेहरे। उनमें से एक चेहरा है ये, नाम है अभिषेक अग्रवाल। बेशक ये तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन ये शख्स सभी तस्वीरों में पूरे तामझाम और पूरे रुआब के साथ बना हुआ है। अब बिहार पुलिस का क्या रह गया इकबाल, जब साथ में ही खड़ा हो जालसाज। इस जालसाज के गलबहियां डाले जिस प्रकार से बिहार पुलिस के सुपर कॉप्स तस्वीरें खिंचा रहे हैं, उससे भला अपराधी क्या डरेंगे। बिहार में वैसे ही अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद ये तस्वीरें तो अपराधियों के हौसले और बुलंद कर सकती है। जी हाँ, एक आले दर्जे का ठग खुद को राज्य का चीफ जस्टिस बताकर सूबे के डीजीपी को एक एक कर कम से कम 50 बार कॉल करता है। उसकी कॉल का असर ये होता है कि डीजीपी साहब वो कर देते हैं जो तमाम कायदे और कानूनों से परे होता है। डीजीपी साहब अपने मातहत एक आईएएस अफसर के खिलाफ दर्ज सरकारी काम में लापरवाही का मुकदमा ही वापस ले लेते हैं। बिहार में आईपीएस और नटवर लाल का गठजोड़, फर्जी जज बनकर डीजीपी को किया फोन, गया एसएसपी पर जांच बंद करने को कहा। उसको ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि कुछ अपराध कर्मी
हाईकोर्ट के जजेस के नाम पर छद्म दुरुपयोग कर एक मोबाइल नंबर के धारक के द्वारा डीजीपी बिहार और अन्य बड़ी पदाधिकारियों को मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए अपनी बात कहते हैं। असल में ये कहानी बिहार के गया जिले से शुरू हुई है। ये मामला आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़ा है। शराब माफिया के साथ मिली भगत के मामले में जांच की तलवार उस वक्त आईपीएस आदित्य कुमार पर लटकी थी। तब आईपीएस आदित्य कुमार ने इस मामले में खुद पर लटक रही कानून की तलवार को हटाने का एक नायाब तरीका ढूंढा और इसकी जिम्मेदारी ठगी की दुनिया के पुराने और शातिर खिलाड़ी और अपने खास दोस्त अभिषेक अग्रवाल को सौंपी। साजिश ये थी कि अभिषेक खुद को बिहार के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बताते हुए इस मामले में बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को फोन करेंगे और चीफ जस्टिस के पावर और पदवी का इस्तेमाल करते हुए आईपीएस आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज शराबबंदी मामले में लापरवाही बरतकर मुकदमे को खारिज करने की बात कहेंगे। आइडिया अटपटा सही लेकिन कारगर साबित हुआ। उनके सरकारी मोबाइल पर एक दूसरे मोबाइल संख्या जिसके डिस्प्ले पिक्चर में मुख्य न्यायाधीश माननीय पटना उच्च न्यायालय का फोटो लगा हुआ है के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे बात की गई और कतिपय कार्यों को कहने के लिए कहा जाता था। बोलने वाले व्यक्ति के स्वर यानी उसके टोन और बोलने के तरीके से मामला संदिग्ध होने के कारण उक्त मोबाइल संख्या 9709303397 का सत्यापन कर शीघ्र अग्रतर कानूनी और विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश डीजीपी पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को दिया है। जानकर हैरानी होगी कि फर्जी चीफ जस्टिस बनकर इसी ठग ने डीजीपी को इसी सिलसिले में कोई 1-2 बार नहीं बल्कि 50 बार कॉल कर डाली। अंजाम ये हुआ कि डीजीपी एके सिंघल के आदेश पर आईपीएस आदित्य कुमार पर दर्ज केस खत्म कर दिया गया। शंखनाथ, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।